हर देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। सफलता के लिए अपनी कमी को पहचानो और उस पर कड़ी मेहनत करो, उसे कभी दबाओ नहीं। यदि आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो आप अपनी कमी को पहचानिए और उस कमी को दबाइए नहीं। उस कमी को दूर करने के लिए जितना हो सके मेहनत कीजिए, आप सफल हो जाओगे। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का मैं काफ़ी डिटेल से आप सबको पढ़ा चुका हूँ। आज के लेक्चर में मैं इस पूरे चैप्टर का क्विक रिकैप करूँगा, अर्थात ये बताऊँगा कि इस चैप्टर का कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। इसमें कुछ खास टॉपिक है, जैसे टोटल 6 टॉपिक दिया गया है। पहला है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन एंड डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेशन। ये सारा टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं रिस्पायरेशन से। ब्रीदिंग को ही रिस्पायरेशन भी कहा जाता है। ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना रिस्पायरेशन कहलाती है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन में पहला टॉपिक है रिस्पायरेटरी ऑर्गन। कुछ खास लोअर ऑर्गन, लोअर इन्वर्टिब्रेट जैसे स्पॉन्ज, सिलेंट्रिएट, प्लेटफॉर्म, इसमें सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा इंटायर बॉडी सरफेस से क्या होता है, एक्सचेंज होता है। किसका? तो गैस का एक्सचेंज होता है। अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू और इंसेक्ट में नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, जिसे ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू होता है। कुछ एम्फीबियन में जो होती है वो किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू, जिसको बोलेंगे ब्रोंकियल रिस्पायरेशंस। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क में लंग्स के थ्रू क्या होगा, रिस्पायरेशन होगा, इसलिए उसको बोलेंगे पल्मोनरी रिस्पायरेशन। उसमें क्या पाया जाएगा दोस्त, पल्मोनरी रिस्पायरेशन पाया जाएगा। फीसेस एमोंग वर्टिब्रेट एंड फीसेस यूज करती किसका, गिल्स का, जबकि एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मेमल्स किसे रिस्पायरेशन करती है, लंग्स के थ्रू। कुछ एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या करते हैं, जिसको क्यूटिनियस रिस्पायरेशन भी कहा जाता है। तो ये सब क्या है, लोअर इन्वर्टिब्रेट है और उसका कुछ एग्जाम्पल जो किस किस के साथ रिस्पायरेशन करती है उसी के बारे में इस टॉपिक में बताया गया है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम वन पेयर होता है, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, जो अपेंड करती है किसमें, नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज नेजल चैम्बर में। ये क्या करती है, फेरिंग्स में, फेरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया में। फेरिंग्स क्या, ये कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए। और ये आगे रीजन में डिवाइड करती है किसमें, ट्रैकिया में। ये साउंड बॉक्स, लैरिंग्स क्या करती, कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है जो हेल्प करती है साउंड के प्रोडक्शन में, इसलिए इसको क्या कहेंगे, साउंड बॉक्स कहेंगे। ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकियल में डिवाइड कर जाती है और सेकेंडरी या टर्सरी ब्रोंकियल का निर्माण करती है, जो वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियल्स बनाती है। ब्रोंकियाई वेरी टर्मिनल ब्रोंकियल्स का निर्माण करती है। द ट्रेकिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकियाई एंड टर्शियल ब्रोंकियल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस लिंक्स। ट्रेकिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकियल एंड इनिशियल ब्रोंकियल जो होता है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग से क्या करते हैं, सपोर्टेड प्राप्त करती है। उसके बाद एल्वेलाई के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे दोस्त, एल्वेलाई के बारे में पढ़े थे। एल्वेलाई क्या होता है, वेरी थीन इरेगुलर वेल्ड एंड वेस्कुलराइड बेग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वेलाई। वेरी थीन होगा, इरेगुलर वाल्ड होगा, वेस्कुलाइड बेग लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको क्या बोलेंगे दोस्त, एल्वेलाई बोलेंगे। Two lungs are covered by the double layer pleura and with pleural fluids. लंग्स का 2 लेयर, डबल लेयर प्लूरा से क्या होगा, कवर्ड होगी, जिसके अंदर क्या होगा, प्लूरल फ्लूइड्स होगा। इसका काम क्या है, लंग्स के सरफेस के फ्रिक्शन को रोकती है। किसके सरफेस को, लंग्स के सरफेस के फ्रिक्शन को रोकती है। ये एनसीईआरटी का फिगर है और यहाँ से नीट में सवाल पूछा जा चुका। ऊपर जितना भी बातें पढ़े थे सब यहाँ पे दिया गया है।
सबसे ऊपर का पार्ट्स जो होगा वो है एपिग्लोटिक्स। क्या दोस्त? एपिग्लोटिक्स। उसके बाद का पार्ट्स है फेरिंग्स। फिर ये क्या है? ट्रेकिया है। ये क्या है दोस्त? ट्रेकिया। फिर थोरेसिक वर्टिब्रा के पास डिवाइड कर जाती है। फिर ब्रोंकस, ये क्या है? ब्रोंकस। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल का निर्माण करती है। ये है प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसके बाहर और अंदर क्या होता है? बाहरी आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस। आउटर मतलब बाहरी, इनर मतलब सर आंतरिक। और इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड्स भरा होता है, जो क्या कहते हैं? लंग्स के सरफेस को फ्रिक्शन से रोकती है। ये एल्वियोलाई है। क्या है दोस्त? ये पार्ट्स जो है, ये पार्ट्स क्या है? एल्वियोलाई है। उसके बाद ये है, ये पार्ट्स को बोलेंगे पल्मोनरी फ्लूइड्स, प्लूरल फ्लूइड्स। ये क्या है? प्लूरल फ्लूइड्स। देखें येलो कलर का है, इसमें प्लूरल फ्लूइड्स भरा हुआ है। ये जो पार्ट्स है इसको बोलेंगे ब्रोंक्यूल। ये है डायफ्राम। ये क्या है दोस्त? डायफ्राम। ये है हार्ट। ये क्या है दोस्त? हार्ट। ब्रोंकस और डायफ्राम के बीच में क्या स्थित होता है? तो हार्ट स्थित होता है। ये है लंग्स। लेफ्ट लंग इसको बोलेंगे राइट, इसको बोलेंगे लेफ्ट लंग्स। क्या बोलेंगे दोस्त? लेफ्ट एंड राइट। इस तरह से आप देख लेना। देखो, अगर ये इसको बोलेंगे लेफ्ट तो इसको बोलेंगे राइट। ये डिपेंड करता है कि आप किधर से देख रहे हो। ये क्या है? कट इंड ऑफ रिब्स। ये इन रिब्स का कटिंग इंड है। ये रिब्स का कटिंग इंड है। ये ब्रोंकस। ये क्या है दोस्त? ब्रोंकस है। तो ये सब बातें हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। उसके बाद कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। कितना पार्ट्स है दोस्त? कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई। एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। क्लियर फ्रॉम इट फॉरेजिंग पार्टिकल्स से भी इसको क्लियर करती है। ह्यूमिडिफाइड एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमिडिफाइड करती है एयर को और किसके बराबर लाती है? बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाती है। कौन? कंडक्टिंग पार्ट। जबकि एक्सचेंज पार्ट का क्या काम है? साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। O2 और CO2 के एक्चुअल डिफ्यूजन का ये साइट प्रोवाइड करवाती है। बिटवीन कहाँ? बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। ब्लड और एटमॉस्फेयर के बीच O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होती है उसके लिए साइट को प्रोवाइड करवाती है, तो बोलेंगे एक्सचेंज पार्ट क्या करवाती है। ये थोरेसिक चैम्बर जो होता है किस तरह से अरेंज्ड है वही दिया गया है। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्मेड डोर्सली बाय द वर्टेब्रल कॉलम। थोरेसिक चैम्बर डोर्सली किस? वर्टेब्रल कॉलम से, वेंट्रली स्टर्नम से, लेटरली बाय रिब्स एंड ऑन द लोअर साइड। एंड लोअर साइड पे क्या होता है? डोम शेप डायफ्राम। डायफ्राम का साइज क्या होता है दोस्त? डोम शेप होता है। ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे। रिस्पायरेशन के अंतर्गत 5 स्टेप होता है। ये पांचों स्टेप से नीट में सवाल पूछा जा चुका है। स्टेप दे देगा, पहला स्टेप कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, तो इस तरह से आपको पहचानना है। पहला स्टेप में क्या होता है? ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशंस बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इन ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलाई एयर इज रिलीज। CO2 रिच एल्वियोलाई एयर क्या करती है? रिलीज करती है। दूसरा प्रोसेस होता है डिफ्यूजन ऑफ गैस। किस गैस का? तो 2 गैस। पहला गैस होगा ऑक्सीजन, दूसरा गैस होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका क्या करती है? डिफ्यूजन करवाती है अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तीसरा काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बाय ब्लड के थ्रू गैस का ट्रांसपोर्ट। चौथा काम होगा डिफ्यूजन ऑफ O2। प्रोसेस है ये, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होती है। पांचवा काम है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है एंड रिजल्टेंट रिलीज CO2 सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए, कैटाबॉलिक रिएक्शन जब होता है तो सेल को क्या चाहिए? क्या चाहिए दोस्त? ऑक्सीजन चाहिए। और रिजल्टेंट मतलब जब ये कैटाबॉलिक रिएक्शन हो जाता है तो CO2 शरीर से बाहर रिलीज किया जाता है, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे, जिसके बारे में चैप्टर 14 में डिटेल से स्टडी करेंगे। अगला पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में 2 मैकेनिज्म आता है। पहला होगा इंस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन को अंदर लाना, और एक्सपायरेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। अरे अंदर कब आएगी? जब अंदर कोई चीज़ कम रहेगा तब ना अंदर आएगा। जैसे तुम पढ़ रहे हो, जब तुम्हारे पास ज्ञान की कमी रहेगी तब ना तुम पढ़ोगे। जब ज्ञान की कमी नहीं रहेगी तो आप पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा। तो वैसे ही जब क्या रहेगा, अंदर ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो अंदर ऑक्सीजन की कमी मतलब प्रेशर कम, बाहर प्रेशर ज़्यादा, इसका मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा, तो इंस्पायरेशन होगा। एक्सपायरेशन जस्ट इसका उल्टा होता है, जब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा।
तो क्या करेगी, एक्सपायरेशन होगा। इस पूरे कहानी को हम फिगर के द्वारा समझाते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला फिगर जो दिया गया है आपको वो है इंस्पायरेशन का। किसका दोस्त, इंस्पायरेशन का। देखिए मान लीजिए ये एक पूरा सेटअप है, ये क्या है, इस सेटअप को थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं। ये बड़ा सा क्या है, सेटअप है, ठीक है दोस्त, ये क्या है, एक बड़ा सा सेटअप है। अब देखिए क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर है, ये क्या है दोस्त, एटमॉस्फेयर, ये बाहर का भाग एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में O2 इज मोर। O2 क्या है दोस्त, मोर है, मतलब ज़्यादा मात्रा में है। O2 क्या है दोस्त, ज़्यादा मात्रा में, ऑक्सीजन की प्रेशर ज़्यादा है। और अंदर ऑक्सीजन की प्रेशर क्या है दोस्त, कम है, अंदर ऑक्सीजन की प्रेशर कम है। तो क्या करेगी बताइए, अब ऑक्सीजन, ये जो गैस का मूवमेंट होता है हायर टू लोअर होगा, तो हायर से लोअर होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा और ऑक्सीजन बाहर, इसलिए गैस क्या करती है, अंदर से बाहर से अंदर की ओर आती है। ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसमें रिब्स एंड स्टर्नम राइज, रिब्स जो होती है और स्टर्नम राइज करती, मतलब फैल जाती है। डायफ्राम कंट्रैक्ट करती, डायफ्राम क्या करती है दोस्त, कंट्रैक्ट करती है। रिब्स एंड स्टर्नम राइज करेगी, डायफ्राम कंट्रैक्ट करेगी, जिसके कारण वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक इंक्रीज, थोरेक्स का वॉल्यूम क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तब P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, भी पढ़े थे, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा दोस्त, V होगा। अर्थात प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए प्रेशर घटेगा, तो अंदर प्रेशर कम और बाहर प्रेशर ज़्यादा, किसकी, तो ऑक्सीजन का। इसीलिए ऑक्सीजन क्या करता है, बाहर से अंदर की ओर आती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, इंस्पायरेशन बोलेंगे। फिर से समझिए, रिब्स एंड स्टर्नम राइज करती है, उसके बाद डायफ्राम कंट्रैक्ट करती है, जिसके कारण थोरेक्स का वॉल्यूम बढ़ जाती है। वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा दोस्त, घटेगा। और जैसे प्रेशर घटेगा तो गैस क्या करती है, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करती है, तो बाहर से अंदर ऑक्सीजन गैस आ जाएगी। इसी प्रोसेस को इंस्पायरेशन बोलेंगे, मतलब ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। अगला प्रोसेस पढ़िए, एक्सपायरेशन, इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है दोस्त, जस्ट अपोजिट। रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, जो पहले राइज कर गया था अब रिटर्न होकर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाती। कौन, रिब्स एंड स्टर्नम। डायफ्राम रिलैक्स एंड अर्चेड अपवार्ड, डायफ्राम क्या करती है, रिलैक्स करती है और अपवार्ड, ऊपर की ओर चली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स डिक्रीज। जैसे वॉल्यूम घटेगी प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगी प्रेशर बढ़ेगा। जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो बाहर प्रेशर कम और अंदर प्रेशर ज़्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर से बाहर की ओर जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड किधर की ओर जाके अंदर से बाहर की ओर जाने लगेगी। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे, एक्सपायरेशन बोले थे। कार्बन ऑक्सीजन को अंदर आना इंस्पायरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना एक्सपायरेशन कहलाएगी। ये बातें हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। अगला टॉपिक है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। क्या पढ़ेंगे दोस्त, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इससे भी कई सवाल नीट में पूछा जा चुका। पहला यही सवाल है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, तो बोलेंगे 500 ml पर मिनट। कितना होता है, हेल्दी मैंस इंस्पायर और एक्सपायर पर मिनट कितना, तो बोलेंगे 6000 से 8000 ml। इंस्पायरेटरी रिजिडुअल वॉल्यूम IRV कितना होगा एवरेज, तो 2500 से 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV कितना होगा, तो एवरेज 1000 से 1100 ml होता है। उसके बाद हम लोग कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़े थे। क्या पढ़े थे दोस्त, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये एवरेज कितना होता है, 1100 से 1200 ml होता है। अब ये सब वॉल्यूम से मिलने से क्या बनता है, कैपेसिटी का निर्माण होता है। जैसे पहला होगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम और IRV इंस्पायर्ड रिजिडुअल वॉल्यूम जब मिलती है तो किसका निर्माण करेगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का निर्माण करेगी। अगला है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, मतलब शरीर से अंदर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य हानिकारक गैस को बाहर निकालना। ये कब बनती है, जब टाइडल वॉल्यूम और ERV मिल जाती है तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का निर्माण होता है। टोटल रेजिडुअल वॉल्यूम FRC, ERV और RV जब मिलती है, ERV और RV मिलती है तो क्या बनती है, फंक्शन रेजिडुअल वॉल्यूम FRC का निर्माण होता है। टोटल कैपेसिटी VC जब ERV, TB एंड IRV, एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम जब मिलती है तो किसका निर्माण करेगी, वाइटल कैपेसिटी VC का निर्माण करेगी।
अगला टोटल लंग्स कैपेसिटी, दुनिया जहान का जितना भी चीज़ होगा ये सबको आपस में जोड़ देंगे, क्या निकलेगी? टोटल लंग्स कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, यह एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम है, यह इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, ये सब मिल करके टाइडल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम का निर्माण करती है। तो ये इस तरह से पूछेगा सवाल कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किस किस से मिलकर बना होगा? तो टीबी प्लस आईआरबी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तो टीबी प्लस ईआरबी, देखिए टीबी दोनों में सेम है। फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी ईआरबी प्लस आरबी से मिलकर बना होगा, ईआरबी प्लस आरबी से मिलकर बना होगा। वाइटल कैपेसिटी ईआरबी टीबी एंड आईआरबी से मिलकर बना होगा। टोटल लंग्स कैपेसिटी आरबी ईआरबी टाइडल वॉल्यूम आईआरबी इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सबसे मिलकर क्या होगा? टोटल लंग्स कैपेसिटी का निर्माण होता है। ये सब बातें भी हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। तो चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस। देखो दोस्त, गैस का एक्सचेंज, तो गैस हमारे पास दो ही है, दो गैस है, पहला गैस ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, इसी का तो एक्सचेंज पढ़ेंगे। एल्वियोलाई प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होगा गैस का डिफ्यूजन, इसलिए क्या बोलेंगे? इसमें एनर्जी एटीपी की जरूरत नहीं होती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड इज रिप्रेजेंट इन पार्शियल प्रेशर एंड इट रिप्रेजेंट PO2 ऑफ ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के लिए PO2 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PCO2 होता है। ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण टेबल है, ठीक है। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन इन कंपेरिजन टू दोज इन एटमॉस्फेयर। इसका मतलब एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्टिवली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेंगे हम लोग? पार्शियल प्रेशर देखेंगे और देखेंगे किस तरह से ये मूव करती है। तो देखिए रिस्पायरेटरी गैस में दो गैस आएगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में 159 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है। किसके रिस्पेक्टिवली? ऑक्सीजन के रिस्पेक्टिवली। कार्बन डाइऑक्साइड होगा 0.3। ये क्या करती है? इस तरह से मूवमेंट करती है, एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में, फिर ये रिवर्स हो जाता है। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इस तरह से डिफ्यूजन है। एल्वियोलाई से कहाँ जाता है दोस्त? ब्लड, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहाँ जाती है? टिश्यू में। ये इसको क्या करेंगे? कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखिए इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में जस्ट उल्टा, टिश्यू किस में जाएगा? टिश्यू किस में जाएगा दोस्त? टिश्यू से जाती है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से किस में जाएगी? एल्वियोलाई में जाएगी। ये पूरा मैकेनिज्म हम आपको बता दिए और इसको डिटेल में तो हम पढ़े ही थे। ये फिगर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो जो टेबल में था उसी को यहाँ पे फिगर के रूप में दिया गया है। देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा। देखिए ऑक्सीजन का प्रेशर 104 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40 mmHg, किस में? एल्वियोलाई में होता है। ये क्या कहती? पल्मोनरी वेन में आती। कहाँ आती दोस्त? पल्मोनरी वेन में। और आगे बढ़ते हुए सिस्टमेटिक आर्टरी में आती है, जहाँ पे इसको मिलता है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलती है, इसका मतलब ऑक्सीजन की मात्रा इसमें क्या होगा? अरे क्या होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो कितना होगा दोस्त? पढ़े थे हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 95 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg। ये फिर से क्या करती है? सिस्टमेटिक आर्टरी के थ्रू बॉडी टिश्यू में चल जाती है, फिर बॉडी टिश्यू से सिस्टमेटिक वेन में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा कम। तो ऑक्सीजन की मात्रा 40 है और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होता है दोस्त? 45 होता है। फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से एल्वियोलाई में चल जाएगी और ये एक्सपायर कर दिया जाएगा। तो देखिए हम लोग जो सांस ले रहे हैं, कुछ देर पर आप लोग बैठे हुए हो, खेल रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी काम दुनिया जहान का, तो हम लोग श्वास लेते हैं। श्वास लेने में इतना प्रोसेस है दोस्त, आपको एक परफेक्ट डॉक्टर बनने में करीब करीब 20 साल का टाइम लगेगा। और एक बार अगर आप परफेक्ट डॉक्टर बन गए तो आपको भगवान से कम इज्जत नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। अगला पढ़ते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25% टाइम हाइयर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। देखिए CO2 का
सोल्युबिलिटी किसमें 20 से 25 गुना ज़्यादा होता है O2 के रिस्पेक्टिवली। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर अंदर आती है एल्वियोलर कैपेसिटी में, एल्वियोलर कैपेसिटी के आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है स्क्वामस एपिथेलियम। अब एल्वियोलर वाल के ऊपरी सतह पर क्या होता है स्क्वामस एपिथेलियम होता है। स्क्वामस एपिथेलियम जो वन कॉल्ड थिक होता है, थिक ये क्या होता है थिक होता है। ये क्या है बाइकनकेव आरबीसी, बाइकनकेव शेप आरबीसी रेड कलर का है। ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी, और ये रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी, ठीक है। उसके बाद ये है इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। इससे भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। देखिए गैस हमारे चैप्टर में 2 ही प्रकार का है, एक है ऑक्सीजन, दूसरा है दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 2 गैस हमारे बॉडी में उसका ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना है। जैसे अभी तुम पढ़ने के लिए आए हो, मान लो कोटा, पटना या भारत के किसी भी शहर में बैठ करके अपने रूम में स्टडी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं से तो दोस्त आए हो ना। अरे प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्या करते हैं परिवहन करते हैं, स्थान को चेंज करते हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट हो किसका ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। अबाउट 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, 3% O2 डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा। 97% किसके थ्रू डिजॉल्व स्टेट ऑफ प्लाज्मा के थ्रू O2 का क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है। नियरली 20 से 25 20 to 25% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, 70% कैरिड बाय बाइकार्बोनेट एंड 7% O2 कैरिड बाय डिजॉल्व स्टेट ऑफ प्लाज्मा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का हम लोग देख ले किसमें कितना परसेंटेज पाया जाएगा और किसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होगा। और इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस देखिए गैस का ट्रांसपोर्ट में हम लोग ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। एक गैस में क्या होगा दोस्त ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। किसका ट्रांसपोर्ट दोस्त ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। हीमोग्लोबिन रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। इच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एज कैरी अ मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। प्रत्येक एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा 4 मॉलिक्यूल O2 से बाइंड करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ये बाइंडिंग के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये सब जब बाइंड करते थे सिग्मोइड कर्व का निर्माण होता है। ये एक्स एक्सेस है। ये देखिए दोस्त कौन सा एक्सेस है दोस्त ये एक्स एक्सेस है। कौन सा एक्सेस दोस्त एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लिए हैं मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और वाई एक्सेस पे परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ क्या करें परसेंटेज सेचुरेशन देखे। इस तरह से ग्राफ खींचा गया जो ग्राफ क्या था सिग्मोइड कर्व का था, जिसको हम लोग एस शेप कर्व भी कह सकते हैं। उसके बाद एल्वियोलाई में क्या होता है एल्वियोलाई लेवल पे हाई प्रेशर ऑफ O2, हाई प्रेशर ऑफ O2, लो प्रेशर ऑफ CO2, लेसर H+ आयन कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर होती है। जबकि टिश्यू में जस्ट इसका उल्टा होगा। जो यहाँ पे लो है यहाँ पे वो हाई हो जाएगा, जो यहाँ पे हाई है वो यहाँ पे लो हो जाएगा। लो प्रेशर ऑफ O2, हाई प्रेशर ऑफ CO2, हाई H+ आयन कंसंट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि एवरी, ये सब कंडीशन है। ये क्या है दोस्त कंडीशन है। ये टिश्यू में कंडीशन है, ये एल्वियोलाई में कंडीशन है, ठीक है। ये देखिए एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2। 100 ml में 500 ml O2 को क्या किया जाता है डिलीवर किया जाता है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ट्रांसपोर्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह से दूसरी जगह जाएगी किसके थ्रू तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के थ्रू ये होगा जो 20 से 25% होता है। देखिए इसके लिए कौन फेवरेबल कंडीशन होगा तो व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो एज इन द टिश्यू मोर बाइंडिंग द कार्बन डाइऑक्साइड occurs where when partial pressure of CO2 is low and partial pressure of O2 is
हाई। कहाँ पे? एल्वियोलाई में ये सब कंडीशन होता है। ये देखिए आरबीसी कंटेन वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्राइड। कार्बोनिक एनहाइड्राइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। CO2 और H2O मिलती है, रिएक्शन करेगी कार्बोनिक एनहाइड्राइड से, तो H2CO3 का निर्माण करेगी। फिर ये H2CO3 क्या करती है? इसको फिर से एक्टिवेट कर देती है, तो कार्बोनिक एनहाइड्राइड का निर्माण कार्बोनिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करती है तो HCO3- और H+ का निर्माण हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 इन एल्वियोलाई। देखिए 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर रखती है, जबकि वो कितना रखती थी? 5 ml। अगला पढ़ेंगे रेगुलेशंस ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन को रेगुलेट किया जाता है, कल के ही क्लास में इसके बारे में डिटेल से पढ़े थे। रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यानपूर्वक ध्यान देके इस टॉपिक को समझिएगा। देखिए प्रेजेंट इन मेडुला रीजन्स ऑफ ब्रेन के मेडुला रीजन में प्रेजेंट होगा, जिसको बोलेंगे रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रेजेंस इन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, ये रेगुलेशन के लिए क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रेजेंट इन पॉन्स रीजन, एक दूसरा सेंटर पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसको बोलेंगे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट करके रखती है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंट्रल कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशंस एंड देयर बाय अल्टर द इंस्पायरेटरी रेट। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है उस लाइन को आप समझिए। देखिए रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एरोटिक आर्क एंड एरोटिक आर्टरी कैन also can recognize change of CO2 and H+ ion concentration, send necessary signal of rhythm center of medial actions। ये क्या मीडियल एक्शन करती हैं। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। देखिए ऑक्सीजन का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस में? रिस्पायरेटरी रिदम में। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, टॉपिक का नाम है डिसऑर्डर एंड रेस्पायरेटरी सिस्टम। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिसऑर्डर एंड रेस्पायरेटरी सिस्टम, मतलब रेस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड 3 डिसऑर्डर इसमें दिया गया है, अस्थमा, उसके बाद इम्फाइसीमा और तीसरा क्रोनिक रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर। तो चलिए अस्थमा देखते हैं। अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग काउजिंग ऊजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियो एंड ब्रोंकियोल। ये क्या होता है? इसके कारण डिफिकल्टी, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी और ऊजिंग होता है, किसी कारण इन्फ्लामेट कर जाती है, कौन? ब्रोंकियो एंड ब्रोंकियोल इन्फ्लामेट करेगी तो अस्थमा हो जाएगा, जिसमें लक्षण है ब्रीदिंग एंड ऊजिंग में क्या होता है? डिफिकल्टी होता है। इम्फाइसीमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर। इम्फाइसीमा क्या है दोस्त? क्रोनिक डिसऑर्डर है। एल्वियोलर वाल आर डैमेज ड्यू टू द रेस्पायरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। एल्वियोलर वाल क्या करती है? डैमेज कर जाती है, किसी कारण? रेस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज करती है, इसीलिए। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। ज़्यादातर लड़का जो सिगरेट पीना घूरता है, आज से पीना बंद कर दो। अगला है ऑक्यूपेशनल रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर, मतलब वैसा रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो ऑक्यूपेशन के कारण हो, मतलब कोई काम धंधा करने के कारण, जीवन यापन करने के लिए काम धंधा जो करता है उसी के कारण। इसमें क्या होता है? जब मजदूर ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम करता है तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स उड़ के और उसके लंग्स में क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। लंग्स में क्या हो जाती है दोस्त? जमा हो जाती है। इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। इन्फ्लामेशन किसको लीड करती है? फाइब्रोसिस को। फाइब्रोसिस का मतलब क्या? पॉलीफिरेशंस ऑफ फाइबर टिश्यू। फाइबर टिश्यू क्या करती है? पॉलीफिरेट करके रखती है। एंड दस काउजिंग सीरियस लंग्स डैमेज, जो जिसके कारण क्या होता है? सीरियस लंग्स डैमेज होता है। वेयर इन सच इंडस्ट्रीज शुड वेयर प्रोटेक्टेड मास्क। कुछ इंडस्ट्री में प्रोटेक्टेड मास्क का यूज करवाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। इसमें ब्रीदिंग और
उसी का दूसरा नाम क्या है, इंस्पायरेशन, ये पढ़ लिए। फिर रिस्पायरेटरी ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिस्पायरेटरी ऑर्गन उसके हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कारण अलग अलग होती है। जैसे किसी में गिल्स होगा, जिसमें गिल्स होगा उसको बोलेंगे ब्रोंकियल रिस्पायरेशन, जिसमें लंग्स होगा उसको बोलेंगे पल्मोनरी रिस्पायरेशन। एम्फीबियम क्या होता है, मॉइस्ट स्किन होता है, इसके लिए बोलेंगे इसको क्यूटिनियस रिस्पायरेशन बोलते हैं। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, वन पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होता है जो नेजल पैसेज में खुलती है और नेजल पैसेज नेजल चैम्बर में। इसमें फेरिंग्स होता है, इसमें क्या होता है दोस्त, फेरिंग्स होता है जो साउंड एंड फूड के लिए कॉमन पैसेज प्रोवाइड करवाती है। ये उसके बाद साउंड बॉक्स पर है, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहा जाता है। फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा में लेफ्ट राइट प्राइमरी ब्रोंकिया में विभक्त हो जाती है, जो सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकियल और टर्मिनल ब्रोंकियल का निर्माण कर लेती है। उसके बाद एल्वेलाई पढ़े थे, नहीं एल्वेलाई पढ़ लिए। फिर ये फिगर देख लिए, ऊपर वाला पार्ट्स को क्या बोले थे, एपिग्लोटिस, फिर फेरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर क्या है प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन आउटर एंड इनर होगा। उसके बाद वाई एल्वेलाई होगा, प्लूरल फ्लूइड्स होगी, ब्रोंकियल होगा, डायफ्राम है, ये हार्ट है, ये लंग्स है, कट इंड ऑफ रिब्स है, उसका ब्रोंकस है। ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे। कंडक्टिंग पार्ट, एक्सपायरेटरी पार्ट्स पर है। रिस्पायरेशन में 5 स्टेप होता है, उस बात को भी हम लोग डिटेल से पढ़े। मैकेनिज्म ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन का मतलब हुआ ऑक्सीजन को अंदर लाना, मतलब श्वास खींचना। एक्सपायरेशन का मतलब ऑक्सीजन को बाहर ले जाना। इसके बारे में इस फिगर में यह इंस्पायरेशन और ये क्या है एक्सपायरेशन। ये इंस्पायरेशन का है, वॉल्यूम बढ़ रही है, इसलिए ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्सीजन अंदर आएगी, क्योंकि अंदर प्रेशर कम और बाहर प्रेशर ज़्यादा। जबकि यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है, इसलिए प्रेशर बढ़ेगा। जैसे प्रेशर बढ़ेगी तो क्या होगा दोस्त बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो फिर दोस्त अगला टॉपिक पढ़े रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट था। टाइटल वॉल्यूम 500 ml होता है, 1 मिनट में कितना 6000 से 8000 ml होता है। इंस्पायरेटरी रिजिडुअल वॉल्यूम IRV कितना होता है, एवरेज 2500 से 3000 ml होता है। एक्सपायरेटरी रिजिडुअल वॉल्यूम ERV एवरेज 1000 से 1100 ml होता है। ये सब बातें हम लोग पढ़े थे। रिजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है दोस्त बताइए, एवरेज 1100 से 1200 ml होता है। उसके बाद कैपेसिटी पढ़े, क्या पढ़े दोस्त, कैपेसिटी में पहला कैपेसिटी पढ़े हम लोग। कैपेसिटी में देखिए, पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जिसको आईसी से क्या करते हैं, आईसी से डिनोटेड करते हैं, टीबी और आईआरबी होता है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टीबी प्लस ईआरबी। फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी ईआरबी और आरबी होता है। वाइटल कैपेसिटी ईआरबी टीबी एंड आईआरबी होगा। टोटल लंग्स कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम जब मिलती है तो इसका निर्माण करती है। ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे। एक्सचेंज ऑफ गैस पढ़े थे, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिगर क्या है, इंपॉर्टेंट है। एल्वुलाई से कहाँ जाएगी, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड टिश्यू में और कार्बन डाइऑक्साइड में जस्ट इसका रिवर्स होता है। ये सब बातें हम लोग पढ़े थे। ये भी बताए थे कि ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस फिगर के बारे में भी हम लोग बताए थे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में 2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, दोनों कितना परसेंटेज होता है ये देख ली थी। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पर है, सिग्मॉइड कर्व का निर्माण कर लेती। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर है, किसके फॉर्म में होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ज़्यादातर होता है। ये रिएक्शन था। फिर रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन पर है, और उसके बाद डिसऑर्डर, 3 डिसऑर्डर, अस्थमा, इम्फाइसीमा एंड ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर पढ़ लिए थे। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड के साथ एंड करते हैं। अपने दर्द को ताकत में बदलो, आंसुओं में नहीं। चाहे वो दर्द आपका रिलेशनशिप का हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का हो, या दुनिया जहान के किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, उसको अपनी ताकत में बदलो, अपने दर्द को, तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।